Hi all of you, so you all are welcome on this channel. We are on the 14th part of MCQ where we are going to cover another 20 important MCQ starting from question number 781 to 800. All these MCQs are uploaded on this website, that is www.learnbeyond.co.in. तो हमेशा की तरह आपके MCQ में हमारी जो स्पीड है वो फास्ट रहेगी सो दैट मिनिमम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। शुरुआत आपके आज पहले क्वेश्चन नंबर 781 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन अंडर सरफेसी एक्ट 2002। देखिए सरफेसी एक्ट जो 2002 में आया है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जिसके अंदर कोई भी जो सिक्योर्ड एसेट है उसे बैंक ऑक्शन में डाल सकती है, उसका नीलामी किया जा सकता है। तो ये बैंक को एम्पावरमेंट दिया गया है। ये है सरफेसी 2002 का ये एक्ट है। पूछा जा रहा है कि नॉट प्रोविजन ऑफ सरफेसी। पहला देखते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। जब भी हम सिक्योर्ड क्रेडिटर का नाम लेंगे इसका मतलब आपको ये समझना है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर मीन्स बैंक, है ना। तो यहाँ पे सरफेसी में सिक्योर्ड क्रेडिटर का ही हम जो वर्ड है वो यूज करते हैं। तो कह रहा है सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन टेक पोजीशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट इफ द बोरोवर डिफॉल्ट ऑफ द लोन। यस, ए इज राइट, है ना, कि जो बैंक है वो सिक्योर्ड एसेट को नीलाम करके उसका पोजीशन ले सकता है। सेकंड कहता है ए बोरोवर कैन अपील इन डीआरटी, दैट इज द रिकवरी ट्रिब्यूनल, इफ द सिक्योर्ड creditor, that is bank, initiate enforcement of the security interest. Yes, borrower के पास ये राइट है कि वो बैंक के इस एक्शन के अगेंस्ट डीआरटी में अपील फाइल कर सकता है। सी कहता है द borrower has rights to redeem the asset until the final auction is completed. Yes, अगर सरफेसी के अंदर भी नोटिस सर्व हो रही है तो फिर भी borrower रिडीम कर सकता है अगर लास्ट का ऑक्शन अभी तक नहीं हुआ है तो, है ना। फोर्थ कहता है सरफेसी एक्ट allows the creation of new financial institution। तो यहाँ पर न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के क्रिएशन की कोई बात नहीं है, यहाँ पे एनपीए के रिकवरी की बात है ना। जो भी आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सेल, उसको सिंबॉलिक और देन आफ्टर फिजिकल पोजीशन लेने की बात है आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिस नंबर 13/2 एंड 13/4 कंसेक्यूटिवली अंडर सरफेसी एक्ट। तो डी वो एक्शन है जो सरफेसी का पार्ट नहीं है। इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 781। 782 under SARFAESI Act, who has the power to issue possession notice in the case of default of the borrower। पोजीशन नोटिस जो है, जो भी ऑक्शन हुए हैं उसके बाद जो सिंबॉलिक या फिजिकल पोजीशन लिया जाएगा इसका नोटिस कौन इशू करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये राइट जो है वो बैंक को दिया गया है और बैंक को जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो ये राइट बोरोवर को तो ऑफकोर्स नहीं है। डीआरटी को भी राइट नहीं। डीआरटी बेसिकली एक कस्टमर और बैंक के बीच का जो प्रोसेस है आपके, उसको सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी ये राइट नहीं है। ओनली कंसर्न बैंक दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड ऑडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर। ऑप्शन सी इज द राइट answer for question number 782. 783 which of the following action can be a secured creditor take under the SARFAESI Act if the borrower fails to repay the loan। कौन सा वो एक्ट है जो बैंक ले सकती है अंडर सरफेसी। पहला है फाइल ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ द लोन इन सिविल कोर्ट। सेकंड कहता है सीज द एसेट एंड सेल इट फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज। यस, यही है आपके सरफेसी का क्या है, तो उसका सेल किया जा सकता है। रिकवरी जो भी आपकी एनपीए है, रिकवरी है, उसको वसूलने के लिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सेल सीज किया जा सकता है। तो बी द राइट आंसर। हालांकि हम ऑप्शन नंबर सी को भी देखते हैं, फाइल एंड इंसॉल्वेंसी पिटीशन। तो इंसॉल्वेंसी पिटीशन तो ये कस्टमर फाइल कर सकता है एनसीएलटी में, नॉट बैंक, है ना। फोर्थ कहता है फाइल एन अपील बिफोर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अपील वगैरह फाइल करने का अधिकार से बोरोवर के है और वो भी आपके कहाँ पे है, तो डीआरटी में है, नॉट विद आरबीआई। तो बी इज द राइट आंसर व्हिच इज द करेक्ट एक्शन ऑफ ए बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 784 अंडर SARFAESI एक्ट द टाइम फ्रेम विद इन विच ए बोरोवर कैन ऑब्जेक्ट टू द पोजीशन नोटिस इशूड बाय ए बैंक, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बैंक, इज दैट इज 60 डेज। जो भी आपके नोटिस इशू होते हैं, जो पहली नोटिस है आपके सरफेसी की उसका नाम है जो डिमांड नोटिस है। जब भी आपका लोन एनपीए होगा आफ्टर 90 डेज कोई भी रिकवरी नहीं आई, कोई भी ईएमआई नहीं आया, तो दैट लोन बिकम द एसेट इज कॉल्ड एनपीए। और उसके बाद सरफेसी की 13/2 की जो पहली नोटिस सर्व होगी व्हिच इज कॉल्ड डिमांड नोटिस, और इसमें 60 डेज का टाइमलाइन दिया जाता है ना। उसके बाद भी अगर सर्व नहीं हुआ इंटरेस्ट
तो फिर 13/4 का नोटिस सर्व किया जाता है, जिसकी पीरियड 30 डेज की होती है। तो ये 13/2 फॉर 60 डेज, 13/4 इज फॉर 30 डेज, राइट। तो ये बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 784। 785, which of the following entities can be appointed as a secured trustee under SARFAESI Act? कौन ट्रस्टी हो सकता है? तो ट्रस्टी सिर्फ वही हो सकता है जिसको बैंक ने अपॉइंट किया है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है ए बैंक ओनली, नहीं, बैंक के द्वारा अपॉइंट किया जाने वाला को ट्रस्टी कहेंगे, तो बैंक तो होगा नहीं। सेकंड कहता है ए नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी, नहीं, बैंक को अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट करना है वो बैंक देखेगी। सी कहता है ए पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डी कहता है एनी अदर पार्टी ऑथराइज्ड बाय बैंक। यस, डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 785। 76, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ SARFAESI एक्ट रिगार्डिंग द ऑक्शन प्रोसेस? तो जो नीलामी की प्रोसेस है उसमें कौन सा एक सही फीचर है? पहला है द ऑक्शन कैन ओनली बी कंप्लीटेड इन फिजिकल फॉर्मेट। नहीं, अभी तो ई ऑक्शन के थ्रू ही सारे ऑक्शन होते हैं, तो ये क्या है, तो फीचर नहीं है। बी कहता है बोरोवर हैज राइट टू चैलेंज द ऑक्शन बिफोर DRTS। ये तो बोरोवर जा ही सकता है, 13/2 13/4 जो भी है उसके अगेंस्ट जो बोरोवर है वो DRT में जा सकता है, तो ये तो है। सी देखते हैं द एसेट मस्ट बी सोल्ड एट ए फिक्स प्राइस नॉट थ्रू बाइंडिंग। नहीं, ऐसा नहीं है कि फिक्स प्राइस में ही होता है, रिजर्व प्राइस होता है और ना उसके आधार पे उसकी क्या होती है, तो ऑक्शन होती है। डी कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट्स रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस सेट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिक्योर क्रेडिटर को है। सो हियर द बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 786। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 787 क्या कहता है? Which of the following statement is true about the applicability of the SARFAESI Act? पहला है the SARFAESI Act is applicable only to individual borrower। ऐसा नहीं है इंडिविजुअल borrower, अगर नॉन पर्सनल अकाउंट है तो भी होगा, कंपनी है तो भी होगी। कहने का मतलब कोई भी किसी ने भी लोन लिया हो, सिक्योर्ड लोन लिया हो, इमोबल प्रॉपर्टी हो, मॉर्गेज हो, उस कंडीशन में SARFAESI एप्लीकेबल हो जाएगा। बी कहता है SARFAESI Act applies to financial institution and secure creditor but not foreign bank। तो ऐसा नहीं है कि फॉरेन बैंक, कोई भी बैंक हो, चाहे वो आपकी कोऑपरेटिव बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, नेशनलाइज्ड बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, सबके पास SARFAESI का अधिकार दिया हुआ है। सी कहता है द SARFAESI एक्ट अप्लाइज टू सिक्योर क्रेडिटर इंक्लूडिंग बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो यही राइट आंसर है कि बैंक के पास भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास भी है ना, सारे बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो सी तो है। डी देखते हैं द SARFAESI एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन नॉन बैंक। नहीं, ऐसा नहीं है। NBFC कुछ जो NBFC के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इसके पास भी क्या है, तो SARFAESI का राइट है। सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 787। 788 under SARFAESI Act, which of the following is true regarding the classification of asset as non-performing assets (NPA)? पहला कहता है an asset is classified as an NPA if the borrower defaults for 90 days or more। yes, यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि NPA उसी एसेट को हम कहते हैं जिस एसेट की 90 दिनों तक कोई भी क्या होती है, तो रिकवरी नहीं आती है। तो सच एसेट्स कॉल्ड NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसके 4 पार्ट है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। तो ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 788। क्वेश्चन नंबर 789 कह रहा है which of the following is a key feature of asset reconstruction company ARC under the SARFAESI। देखिए ARC पहली जो आपकी ARC थी उसका नाम था ARCIL, दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। बहुत सबसे पुरानी आरसीएल वही थी। आरसीएल बेसिकली क्या होता था, तो कि बैंक के जो NPA हैं उसको परचेज करने का काम करती थी, है ना। तो इसमें कह रहा है कि ARC का कौन सा फॉलोइंग फीचर नहीं है। पहला कहता है ARC कैन ओनली परचेज NPA फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ARC ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो सेल करेगा ही नहीं, तो ए इज रॉन्ग है। सेकेंड कहता है क्योंकि ARC बैंक से अमूमन क्या करती है, डील करती है, क्योंकि जो NPA हैं, जो मॉर्गेज हैं, वो तो बैंक के पास रहेगा। RBI तो एक लेंडर है नहीं, RBI इज नॉट ए कमर्शियल बैंक, तो RBI के साथ तो ARC का कोई भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो सकता है किसी भी टर्म में ट्रांजेक्शन का। बी कहता है ARC आर एम्पावर्ड टू टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ द डिफॉल्टिंग बोरोवर बिजनेस। ऐसा भी नहीं है कि किसी कंपनी कोई डिफॉल्ट हुआ तो उसका मैनेजमेंट उसके हाथ में चला जाएगा। सी कहता है ARC अलाउड टू परचेज फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मैनेज रिजॉल्व NPA।
यही काम है एआरसी का कि वो बैंकों से क्या करती है, तो एसेट परचेज कर सकती है, परचेज कर लेती है टू रिजॉल्व एनपीए, है ना। So this is what the function of ARC. C is the right answer. But however, we will look after D option also. ARC can provide fresh loan. तो ARC कोई financial institution नहीं है कि वो लोन देगी. तो D is wrong. C is the right answer for question number 789. Now question number 790. कहा जा रहा है which of the following is not a power of secured creditor under SARFAESI. कौन सा पावर नहीं है? पहला है टेक पोजीशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट, ये तो पावर है ही। सेकंड कहता है सेल द सिक्योर्ड एसेट थ्रू ऑक्शन, और ये ऑक्शन ये भी पावर है। थर्ड कहता है वेव द डेब्ट, है ना, कि जो लोन लिया है उसी को वेव कर दो, तो ऐसा तो पावर आपके SARFAESI के अंदर प्रावधान है ही नहीं। तो डी यहाँ सी यहाँ पे लग रहा है सही है, बट डी ऑप्शन को देखेंगे अपॉइंट ए रिसीवर टू टेक ओवर द मैनेजमेंट, तो ये भी क्या है, तो सही है। सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 790। 791 व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट एंड रिकंस्ट्रक्शन अंडर SARFAESI। जो आपकी हमारी क्या है, तो सरसाई पोर्टल है, उसका रोल क्या है? तो सरसाई में बेसिकली कोई भी जो मॉर्गेज होते हैं तो विद इन 30 डेज ऑफ लोन हम एक बैंक को, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उस सरसाई के पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है, सो दैट सेम प्रॉपर्टी पे कोई रीलैंडिंग ना हो जाए, है ना। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हुए हैं जिसमें एक ही प्रॉपर्टी पे 3 अलग अलग बैंकों ने लोन दे दिया है ना। तो पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, तो इस तरीके का रीलैंडिंग ना हो एक ही आपके एसेट पे, इस कारण से सरसाई जैसा एक नया पोर्टल डेवलप किया गया है, और विद इन 30 डेज वहाँ पे जो मॉर्गेज की डिटेल्स हैं वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। पहला कहता है इट एक्ट एज ए इंटरमीडिएरी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, तो ऐसा नहीं है कि रिजॉल्व डिस्प्यूट के लिए तो हमारा बैंकिंग एम्बोर्समेंट है। बी कहता है it register all security interest created by lender on movable and immovable property, तो B is absolutely right, जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, तो इन जो भी चार्ज क्रिएट हुए हैं वो हमें वहाँ पे अपलोड करने पड़ते हैं। C कहता है इट इशू लाइसेंस, तो ARC को लाइसेंस देने का अधिकार RBI का है, आपके इस सरसाई का नहीं है। डी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑक्शन प्रोसेस, ऑक्शन से भी कोई संबंध नहीं है। बी इज द राइट आंसर, जहां पे चार्ज के डिटेल हमें डालने होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल। 792 क्वेश्चन, इफ द बोरोवर डिफॉल्ट्स ऑन ए सिक्योर्ड लोन व्हाट इज द मिनिमम टाइम पीरियड फॉर व्हिच ए नोटिस ऑफ डिफॉल्ट मस्ट बी गिवन अंडर SARFAESI एक्ट। तो जो नोटिस है वो हम कितने दिनों का देते हैं, दैट इज कॉल्ड 30 डेज है। फिर से का क्वेश्चन, इफ द बोरोवर डिफॉल्ट्स ऑन ए सिक्योर्ड लोन व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर व्हिच ए नोटिस ऑफ डिफॉल्ट मस्ट बी गिवन अंडर SARFAESI। तो 13/2 अगर डिफॉल्ट हो गया तो 13/4 हम सर्व करते हैं, जिसकी पीरियड 30 डेज की होती है। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 792। 793 क्या कहता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस कौन डिक्लेयर करेगा, दैट इज ऑलवेज बैंक विच इज कॉल्ड सिक्योर्ड क्रेडिटर। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 793। Next 794, in the event that a borrower is a company under the SARFAESI Act, who can represent the borrower in dealings with the secured creditor। और अगर जो borrower कंपनी है तो SARFAESI के अंदर कौन डील करेगा आपके बैंकों के साथ, तो आंसर इज कंपनी के जो भी ऑथराइज ऑफिसर रहेंगे, डायरेक्टर हो गए, MD हो गए, तो वो डील करेंगे। एंड इट्स नॉट कंपनी मैनेजर, कंपनी क्या स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर ऐसा नहीं होगा, है ना, रिसीवर नहीं, है ना, कंपनी ने जिसे ऑथराइज किया ऑफिसर और डायरेक्टर वो डील करेंगे SARFAESI के प्रोविजन के साथ। क्वेश्चन नंबर 795, अंडर SARFAESI एक्ट व्हाट इज द रोल ऑफ डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। DRT का रोल क्या है? पहला कहता है द DRT इशू ऑर्डर्स फॉर ऑक्शन ऑफ सिक्योर्ड एसेट। तो ये जो ऑर्डर हैं आपके सिक्योर्ड एसेट के लिए, ये बैंक के ही ऑफिसर पास करते हैं, हु कैन नॉट बी लेस देन द स्केल 4, दैट इज कॉल्ड चीफ मैनेजर। बी कहता है द DRT रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। यस, है ना, ऐसा कोई डिस्प्यूट है तो उसको निपटारा करने के, सुनने के लिए DRT एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है।
सी कहता है डीआरटी अप्रूव्स द अपॉइंटमेंट ऑफ एआरसी, ऐसा नहीं है कि एआरसी का अपॉइंटमेंट डीआरटी करेगी। फोर्थ, डीआरटी इज ओनली अथॉरिटी प्रोवाइडिंग लोन्स टू बोरोवर, डीआरटी कोई लोन देती नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 796, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो एसेट जो 90 डेज तक हमारे कोई भी इनकम जनरेट नहीं करते हैं, ऐसे एसेट को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। पहला कहता है ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज एन एसेट डज नॉट अर्न एनी income for the bank either due to lack of interest payment or principal. Yes, A is the right answer. Question number 796. 797, which of the following is not a type of NPA as per RBI classification? NPA कौन सा नहीं है? देखिए NPA के जो चार हमारे टाइग लाइन हैं, जिसमें स्टैंडर्ड एसेट जो रेगुलर एसेट है ना, तो जिसमें पैसा आ रहा है 30 डेज का ही डिफॉल्ट हुआ है तो उसको एनपीए हम नहीं कंसिडर करते हैं। स्टैंडर्ड एसेट, उसके बाद सब स्टैंडर्ड एसेट, उसके बाद डाउटफुल एसेट, उसके बाद लॉस एसेट, तो ये तीन कैटेगरी है, इससे हम एनपीए कंसिडर करते हैं। SMA 1, SMA 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज नॉट द कैटेगरी ऑफ एनपीए। Question number 798, what is the maximum period for which a loan can be considered as substandard after it can be declared as NPA? तो substandard कब डिक्लेयर करेंगे? After 12 month of NPA only. 799, which is the second last question of today's important video of part number 40th of MCQ. Which of the following is a key reason for the rise of NPA in bank? है ना, इंडिया में जो NPA बढ़ रहे हैं उसका की रीजन क्या एडवाइस किया आपके आरबीआई ने? तो आरबीआई ने एडवाइस किया है, पहला कहता है इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं, मिसमैनेजमेंट ऑफ बैंक नहीं, इकोनॉमिक डाउनटर्न, है ना, आरबीआई के आधार पर इकोनॉमिक डाउनटर्न इज अ मेजर की रीजन फॉर इंक्रीजिंग एनपीए पोर्टफोलियो ऑफ बैंक्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इंपॉर्टेंट वीडियो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट दैट हैज बीन क्लासिफाइड एज डाउटफुल? तो पहला कहता है द एसेट इज ओवरड्यू फॉर 90 डेज और मोर देन 1 ईयर। सेकेंड कहता है एसेट वेयर द रिकवरी इज अनसर्टेन। डाउटफुल कब होगा? तो जब रिकवरी अनसर्टेन हो जाए, कि पैसे आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे इसकी कोई संज्ञान नहीं है, तो वैसे को हम डाउटफुल में डाल देते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 800। तो इस पार्ट पे इतनी ही बात करेंगे। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट